दोस्तों, अगेती गाजर की बुवाई करके मात्र 90 दिनों में आप 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। अगेती गाजर की बुवाई का समय जुलाई से लेकर अगस्त, सितंबर और यहाँ तक कि कुछ किसान साथी हमारे दिसंबर तक बुवाई करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेट मिलते हैं वो अगेती गाजर की बुवाई को मिलते हैं। यानी कि जो किसान साथी जुलाई में या फिर अगस्त में या फिर लास्ट सितंबर के फर्स्ट वीक तक बुवाई करते हैं उनको अच्छे रेट मंडी में मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक बात बता दूं, माना कि 100 किसान हमारे अगेती गाजर की बुवाई करते हैं, उनमें से मात्र 40% किसान ही अच्छे से प्रॉफिट ले पाते हैं। बाकी के 60% किसान या तो अपना खर्चा निकाल पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं लॉस में ही चले जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण साथियों यह है कि हमारे किसान साथी इधर उधर से सुन करके हड़बड़ाहट में एकदम से अगेती गाजर की बुवाई कर देते हैं। जैसे फला गाँव में उस किसान ने 2 साल पहले अगेती गाजर की बुवाई की थी और लाखों, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये अर्न किए थे। ना तो उसकी डीप रिसर्च करते हैं कि किस तरह का मौसम इसको चाहिए, सीड हमको कौन सा लेना है, जर्मिनेशन कैसे करवानी है, कि बुवाई करके कैसे उसको गलन से बचाना है, किस तरह से उसको कटने से बचाना है, किस तरह से उसको उड़ने से बचाना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है, हर्बिसाइड कौन सा यूज़ करना है। इस तरह के पॉइंट पर बिना ध्यान दिए अगेती गाजर की बुवाई कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो लॉस में चले जाते हैं। तो अगर अगेती गाजर की बुवाई करके आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ताज़ा वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिस्कशन वाला पॉइंट है, बुवाई का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो बुवाई के लिए हमारे कुछ किसान साथी जुलाई में बुवाई कर देते हैं, कुछ किसान साथी हमारे अगस्त के फर्स्ट वीक में करते हैं और कुछ सितंबर में करते हैं। 3 महीने ही अगेती बुवाई के लिए माने जाते हैं साथियों। लेकिन इसमें कौन सा किसान ज़्यादा फायदेमंद होता है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें जुलाई के महीने की, तो जुलाई के महीने में आपको मंडी रेट तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस सबसे बड़े हो जाते हैं कि उस टाइम पर या तो बहुत ज़्यादा सनलाइट यानी कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, या फिर रेनी सीजन होने की वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो हमारे पौधे को बचाना मुश्किल काम हो जाता है। ज़्यादा राइट टाइम की बात करें तो अगस्त का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है। अगस्त के महीने में भी अगर हम 15 अगस्त के बाद में और 20 सितंबर के बीच में अगर बुवाई करते हैं तो ये बहुत प्रॉफिट वाला माना जाता है। अगर हम दोस्तों कंपैरिजन की बात करें, जैसे जुलाई में जिस व्यक्ति ने गाजर की बुवाई की है और अगस्त के महीने में बुवाई की है, तो कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो गाजर की बुवाई जिस व्यक्ति ने जुलाई में किया उसके लिए हो सकता है मंडी रेट थोड़ा 3-4 रुपये किलो ज़्यादा मिल जाए, लेकिन प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम मिलेगा। और अगस्त के महीने में प्रोडक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत रेट ऊपर नीचे मिल जाए, लेकिन प्रॉफिट आपको कि जो जुलाई में बुवाई की है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हो जाता है अगस्त के महीने में कि हमको चैलेंजेस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। बेस्ट टाइमिंग की बात करें तो नॉर्थ इंडिया हो चाहे सेंट्रल इंडिया हो, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह के सभी राज्यों में सबसे बेस्ट टाइमिंग है अगस्त के महीने में, 20 अगस्त से लेकर और 20 सितंबर के मध्य का। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, चैलेंजेस कम मिलेंगे, प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। तो भाइयों, अगर अभी तक आपने बुवाई नहीं की है तो अभी बेस्ट टाइमिंग है बुवाई के लिए, आप बुवाई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। बात आती है खेत चयन की या फिर मिट्टी चयन की। तो खेत चयन या फिर मिट्टी चयन की बात करूँ तो गाजर की बुवाई किसी भी मिट्टी में हम कर सकते हैं, जैसे चाहे दोमट मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, इस तरह की सभी मिट्टियों में हम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट मिट्टी की अगर बात करूँ तो फिर वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। साथियों, मिट्टी कोई भी हो, अगर सबसे बड़ा हमको फ़ायदा देखना है तो वो पानी का देखना है कि पानी हमारा मीठा होना चाहिए। अब पानी चाहे हम तालाब से लें, चाहे नहर से लें, या फिर ट्यूबवेल से लें, या फिर सबमर्सिबल से लें, लेकिन पानी हमको मीठा ही उपयोग करना है, जिससे हमारी गाजर अच्छी क्वालिटी की हो और अच्छा उसका टेस्ट मिले और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो। नेक्स्ट बात करते हैं खेत की तैयारी, यानी कि खेत हमको कैसा करना है जिससे हमारी गाजर की जो फसल है वो जल्दी से तैयार हो सके, मंडी में जल्दी से पहुंच सके और अच्छा खासा उसका प्रोडक्शन हो सके। तो इसके लिए खेत हमको एक तरह से भुरभुरा बना लेना है उसकी मिट्टी को, यानी कि मिट्टी हमारी हार्ड नहीं होनी चाहिए, एक तरह से पोली मिट्टी होनी चाहिए। अगर हार्ड मिट्टी हुई तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो गाजर की रूट्स है, क्योंकि गाजर एक कंदवर्गीय फसल है, उसमें रूट नीचे की तरफ फैलती है और रूट से ही हमको फल मिलता है। तो अगर रूट हार्ड सरफेस हुई तो फिर रूट उसकी फैल नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं वहीं की वहीं मोटी हो जाएगी और उसमें साइड रूट्स भी निकल आती हैं, फिर आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको पोली ज़मीन रखनी है। अब इसके लिए हम कल्टीवेटर से जुताई करें चाहे कैसे भी जुताई करें, लेकिन हमको बिल्कुल जो सॉइल है वो भुरभुरी बना लेनी है, जिससे वो जो हमारी रूट है यानी कि गाजर के जो फल है वो आराम से लंबाई तक फैल सके और अच्छा खासा उसका प्रोडक्शन हमको देखने को मिल सके। बात पर विशेष फोकस देना है, खेत हमको बिल्कुल भुरभुरा बना लेना है। इसके लिए हमको बिल्कुल लोभ नहीं करना है, खेतों की अच्छी सी जुताई करनी है, उसको पोली ज़मीन बना लेना है। और यदि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, होम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, तो फिर हमको मिट्टी में कम से कम 30% कोकोपीट आवश्यक रूप से मिक्स करना है, जिससे हमारी जो रूट है वो आराम से नीचे तक फैल सके और लंबी गाजर हमको मिल सके। क्योंकि दोस्तों कई बार देखा गया है कि कुछ किसान जल्दीबाजी में इसकी खेती कर देते हैं और अच्छे से खेत को तैयार नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका जो गाजर है वो एक अच्छी अवस्था में नहीं फैल पाता है, ना तो वो लंबाई हो पाती है, कहीं ना कहीं वहीं की वहीं वो मोटी हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं साइड रूट्स निकल आती हैं और फिर अच्छी रेट उनको मंडी में नहीं मिल पाती है और उसका लॉस उनको देखने को मिलता है। आती है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि खाद उर्वरक उसमें कौन सा देना है, फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ करना है। तो दोस्तों, गाजर की खेती में बहुत ज़्यादा देसी खाद इतना महत्वपूर्ण काम नहीं करता है। देसी खाद का मतलब गोबर की खाद हुई, क्योंकि गोबर की खाद में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की रहती है और नाइट्रोजन की हमारे गाजर के लिए ना के बराबर आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं वेजिटेटिव ग्रोथ पर काम करता है। तो
हमको देसी खाद यानी कि गोबर की खाद पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर हमने 2 साल पहले हमारे खेत में खाद डाली है तो वो ही काफ़ी मानी जाएगी इसके लिए। अगर वापस से देसी खाद खेत में डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, या फिर डालना ही है तो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, यानी कि 2-3 साल पुरानी होनी चाहिए, और वो भी बहुत कम मात्रा में। 1 एकड़ के लिए बात करें तो 2 से 3 ट्रॉली काफ़ी पर्याप्त रहेगी। इसके अलावा अगर डालना है तो फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी हमको खेत के लिए 2 से 4 कुंटल पर्याप्त रहेगा। इसके अलावा दोस्तों सही फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र में एक तो इसको पोटास की आवश्यकता होती है और एक फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों ही फर्टिलाइज़र हमारे रूट पर काम करते हैं। एक हमारे फास्फोरस हमारे रूट के लिए काम करेगा, और कहीं ना कहीं जो पोटास है वो इसकी साइज पर काम करता है। तो फास्फोरस के लिए DAP का 1 बैग काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें डाईअमोनियम फॉस्फेट होता है। और पोटास के लिए बात करें तो पोटास का 1 बैग काफ़ी रहेगा 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डालना ही है तो फिर थोड़ा बहुत सल्फर का 10 किलो का बैग आप डाल सकते हैं 1 एकड़ के लिए। अब इसके अलावा बात करूँ अगर ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में अगर हम होम गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फास्फोरस के लिए वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा बोन मील में क्योंकि कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बोन मील अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर प्याज के छिलकों को फर्मेंट करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी फास्फोरस की थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं पोटास की, तो या तो आप ऑर्गेनिक पोटास परचेज कर लें, ऑर्गेनिक पोटास आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर आप सॉइल तैयार करते समय उसमें थोड़ी बहुत राख मिला दें। राख में पोटास की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा केले के छिलकों का चूड़ बना लें, या फिर केले के छिलकों को फर्मेंट कर लें। फर्मेंट करने के बाद उसको 5 से 7 दिन बाद जब फर्मेंट हो जाए तब उनको यूज़ करें सॉइल में, या फिर जब गाजर आप बुवाई कर दें उसके बाद यूज़ करें, तो उससे आपको पोटास की पूर्ति हो जाएगी। सीड चैन की, यानी कि बीज हमको हाइब्रिड लेना है या फिर देसी बीज लेना है। तो दोस्तों कई किसान हमारे देसी बीज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कई किसान हाइब्रिड को देते हैं। तो मेरा मानना है आप दोनों ही बीज काम में लें, यानी कि 1 बीघा में बुवाई कर रहे हो तो फिर आधा बीघा में हाइब्रिड बीज काम में लीजिए, और आधा बीज आप देसी यानी कि आसपास लोकल में जो मिलता हो, कई किसानों ने पिछली बार बोया होगा उनके पास अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, तो वो बीज आप आधे में लगाइए और आधा हाइब्रिड लगाइए। दोस्तों हाइब्रिड का एक फ़ायदा रहता है, जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छी होती है उसकी, और दूसरा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी मानी जाती है, तो वो दोनों चीज़ों पर काम करेगा। और देसी बीज में आपको उसका प्रोडक्शन ठीक ठाक मिल जाएगा और लोकल के लिए अच्छा रहता है। तो देसी बीज तो आपको लोकल में मिल जाएगा। अगर हाइब्रिड की अच्छी क्वालिटी की अच्छे सीड कंपनी की बात करूं तो फिर पूसा का आता है, पूसा प्रतीक के नाम से आता है, या फिर आप पाउजा का ले सकते हैं, सेंगरा का ले सकते हैं। इस तरह के कोई भी आप हाइब्रिड बीज ले सकते हैं। कुछ किसानों ने बोया हो तो आप उनसे भी संपर्क करके अपने लोकल के हिसाब से बीज परचेज कर सकते हैं। खेत की बुवाई की विधि की, दोस्तों अगर सबसे अच्छी बुवाई की विधि की बात करें तो आजकल जो लेटेस्ट तकनीक चल रही है वो सील्डिंग मशीन से जो बुवाई होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वो बीज दर बीज बुवाई करती है, जिससे आसानी से हमारे जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो पाते हैं, और एक के ऊपर दूसरा बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उनमें एक गैप रहता है, जिसकी वजह से एक अच्छी प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। अगर हमारे आसपास के लोकल एरिया में यदि सील्डिंग मशीन नहीं है तो फिर आपको मैनुअली बीज बुवाई करनी पड़ेगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर सील्डिंग मशीन मिल जाए तो वो तो बेस्ट ही है। बिजाई कर रहे हैं तो फिर 1 से 1.5 किलो बीज आप एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं बीज हमारे एक दूसरे के ऊपर होते हैं, फिर उनकी थिनिंग करनी पड़ती है, यानी कि छटाई उनकी करनी पड़ती है, तो वो काम आपको करना पड़ेगा, जिससे हमारे बीज एक दूसरे से टकराव ना हो और एक अच्छी इनको ग्रोथ मिल सके। तो अगर सील्डिंग मशीन से आप बुवाई कर रहे हैं, जब तो वो सील्डिंग मशीन ही आराम से उसके बेड बना देती है, यानी कि क्यारी छोटी छोटी क्यारी रेजिंग पर बना देती है, राइजिंग में यानी कि ऊंचाई पर एक क्यारी बन जाएगी, जिससे हमारा जो अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप मैनुअली बिजाई की है तब भी आपको मैनुअली बिजाई करने के बाद में छोटे छोटे उसके बेड बनाने, यानी कि थोड़ी सी ऊंची क्यारियाँ उसकी बनानी ही पड़ेंगी, जिससे हमारी जो वाटरिंग की समस्या है वो नहीं हो पाए। और अगर आपको लगता है कि हमारे पास में रेनी सीजन चल रहा है और फिर भी हमारे ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती, यानी कि स्लोपिंग में हमारा खेत है, तो फिर आप फ्लैट सरफेस में बुवाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ी सी क्यारी बना करके उसकी बुवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बो दिया, अब बीज बोने के बाद में जो नई समस्या आएगी वो आएगी खरपतवार की, यानी कि बीड़ की। तो बीड़ कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, और कहीं ना कहीं बीड़ की वजह से यानी कि खरपतवार की वजह से हमारा किसान का फेल होने का दूसरा बड़ा कारण बनता है, क्योंकि खरपतवार जब खेत में हो जाता है तो जो भी फर्टिलाइज़र हम गाजर के लिए दे रहे हैं या फिर जो भी जिस भी फसल के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उस फर्टिलाइज़र का ज़्यादा फायदा खरपतवार उठाते हैं और उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं उस फसल से ज़्यादा हो जाती है। तो खरपतवार को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम मैनुअली उसको कंट्रोल करें, मैनुअली का मतलब हम उसको निराई गुड़ाई करवाएं उसकी। तो ये तो अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तब तो हमको उसकी निराई गुड़ाई करवानी पड़ेगी, मैनुअली इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब अगर केमिकल में बात करूँ तो केमिकल में पेंडामेथिलिन एक स्प्रे आता है, उसका 1 लीटर का आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। अब स्प्रे कब करना है? जब हम हमारे खेत में बीज बुवाई के बाद पहली इरीगेशन करते हैं, पहली जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई से जस्ट पहले हमको पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना है, जिससे जब सिंचाई हो तो सिंचाई के बाद में पानी के ऊपर एक लेयर बन जाए पेंडामेथिलिन की, और जिससे हमारे जो हर्बिसाइड यानी कि जो हमारी बीड़ है वो कंट्रोल हो सके और खरपतवार उसमें बिल्कुल ख़त्म हो सके। अगर हमने बेड बनाए हैं तो आधा बेड ही हमको सिंचाई करना है, यानी कि पूरी तरह से उस बेड को पानी में डुबोना नहीं है,
कहीं ना कहीं फिर बीज खराब होने की समस्या होती है। आधे बेड से ही हमारे बीज को पर्याप्त नमी मिल जाएगी और उससे वो जर्मिनेट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा बीज जर्मिनेट होगा 3 से 4 दिन बाद अगर आपको लगता है वापस से हमारा खेत ड्राई हो रहा है, ऊपर थोड़ी थोड़ी सूखी मिट्टी हो रही है, तो फिर आप एक हल्की सी नमी के लिए सिंचाई और कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हमको सिंचाई करनी है, बहुत ज़्यादा हमको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर हमारा बीज खराब हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट जो समस्या आती है वो बीज जर्मिनेट होने के बाद में वो आती है फंगीसाइड के लिए, यानी कि फफूंद रोग के लिए। फफूंद रोग में यानी कि पाइथियम या फिर डैम्पिंग ऑफ या फिर उसको बोलते हैं जड़गलन रोग। जड़गलन रोग की समस्या आने लग जाती है, जिससे हमारा पौधा जो है छोटी अवस्था में नीचे से गलने लग जाता है और फिर वो सूख जाता है। तो इस समस्या से निकलने के लिए अगर ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो ऑर्गेनिक में तो या तो ट्राइकोडर्मा यूज लें या फिर स्यूडोमोनास आता है। इन दोनों का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। और यदि हम केमिकल खेती कर रहे हैं तो फिर केमिकल खेती में मेफेनोक्सम आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट होते हैं इसके फफूंद के लिए। या फिर एक बायर का एलिएट आता है जिसमें फोस्टाइल एल्यूमिनियम 80% तक होता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बताया गाजर की अगेती खेती से अगर आपको प्रॉफिट 1.5 से 2 लाख कम से कम अर्न करना है तो उसके लिए कौन सा आपको टाइमिंग चूज़ करना है, टाइमिंग मैनेजमेंट बताया। इसके अलावा बीज आपको किस तरह का चूज़ करना है। इसके अलावा जब हमको सॉइल तैयार करनी है तो सॉइल हमको किस तरह से तैयार करनी है, किस प्रकार का खेत हमारा होना चाहिए, बाइटरिंग किस तरह से रखनी है। इसके अलावा खेत की जो बुवाई की विधि है वो कौन सी रखनी है, और उसमें अगर फंगस का अटैक है तो कौन सा फंगीसाइड यूज लेना है। इसके अलावा खरपतवार के लिए, वीड कंट्रोल के लिए कौन सा हर्बिसाइड हमको यूज़ करना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर दोस्तों अगर इन सब चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रख करके गाजर की अगेती खेती की बुवाई करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और 1 एकड़ में कम से कम 1.5 से 2 लाख, यहाँ तक कि 2.5 से 3 लाख रुपए तक भी आप अर्न कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई ताज़ा वीडियो का आपको अपडेट मिल सके।